हेलो दोस्तों, क्या एक अकेला व्यक्ति पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? हाँ, अगर ये चुनौती लोकतंत्र को बचाने की हो, अगर ये चुनौती मानवता को बचाने की हो और अगर ये चुनौती संविधान को बचाने की हो। अभी सरकार ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करने का मन बनाया है। उसने अभी एक अपना विधेयक जनता के सामने अपनी रायशुमारी के लिए रखा है। इस पूरे विधेयक में न्यायपालिका को पूरी तरह से अपाहिज करने का प्रयास किया गया है। क्या है यह विधेयक? इस विधेयक में किस तरह के परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं और उन परिवर्तनों से क्या न्यायपालिका वास्तव में अपाहिज हो जाएगी? क्या वकीलों के अधिकार सीमित हो जाएंगे या वकीलों की हड़ताल करने की आजादी या वकीलों के कार्य बहिष्कार करने की आजादी छिन जाएगी? इन तमाम प्रश्नों के जवाब में आप इस वीडियो को थोड़ी देर देखिए। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार को 3 सदस्य नामित करने का अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार अपने 3 मेंबर नामित करेगी तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका का नियंत्रण सरकार के हाथों में चला जाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर केंद्र सरकार अपने 3 लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित करने में सफल हो जाती है या इस तरह का अधिकार बन जाता है कि 3 सदस्य कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित होकर आएंगे, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचेगी कहां? क्योंकि भारत में जितने भी कोर्ट हैं, उन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी वकील भाई हैं, उन सभी का अधिनियमन या नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, उनका प्रमाणन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। तो ऐसे में अपरोक्ष रूप से यह कंट्रोल, यह नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा। दूसरी बात कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने का अधिकार भी केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा। तो जब बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर केंद्र सरकार निर्देशित करेगी तो किस तरह से न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएगी? निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में अगर यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो न्यायपालिका को संचालित करने वाली यानी न्यायपालिका में जितने भी हमारे वकील भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं विभिन्न कोर्ट्स में, वो चाहे जिले के हों, सेशन के हों या वो राज्य के हाई कोर्ट्स हों या खुद सुप्रीम कोर्ट हो, यहां पर जितने भी वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी का नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्देशित सदस्य बैठेंगे तो केंद्र सरकार के अधीन चला जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस विधेयक के द्वारा अधिवक्ताओं के हड़ताल करने की या न्यायालय में कार्य बहिष्कार करने की आजादी पूरी तरह से छिन सकती है। ऐसे में अधिवक्ता क्यों न्याय की आवाज उठाएंगे और क्यों न्याय के लिए संघर्ष करेंगे? जब उन्हें अपनी बात कहने के लिए, अपना विरोध दर्ज करने के लिए या अपनी सही बात को या जायज बात को मनवाने के लिए कोई भी लोकतांत्रिक विरोध का उपकरण नहीं प्राप्त होगा, तो किस तरह से वो निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय प्रणाली का हिस्सा बन पाएंगे? इसके साथ ही इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सरकार वकीलों पर पेशेवर विकास शुल्क भी लागू करने जा रही है। तो ये वकील भाइयों पर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ जैसा होगा। यह एक प्रकार का टैक्सेशन ऑफ जस्टिस है जो अधिवक्ताओं को सरकार के आगे झुकने पर मजबूर करेगा। विधेयक में 2 वर्षों के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने और भ्रष्टाचार संबंधी सभी जांचों को मुकम्मल करने के लिए एक विशेष समिति बनाने का प्रावधान है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस टूल का प्रयोग, इस उपकरण का प्रयोग किसी भी अधिवक्ता की असहमत आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है। जो भी अधिवक्ता असहमति में आवाज उठाएगा, इस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। अगर किसी अधिवक्ता साथी पर गंभीर आरोप लगते हैं या सिद्ध होते हैं तो उसका नाम स्टेट रोल से हटा दिया जाएगा। या कोई अधिवक्ता साथी सरकार की आलोचना करता है तो उसकी वकालत करने पर
प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने हर एक असहमत आवाज को दबाने का पुरजोर प्रयास किया है। केवल यही नहीं, इस विधेयक के द्वारा विदेशी लॉ फर्मों को भी भारतीय न्याय प्रणाली में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अब विदेशी लॉ फर्में जब भारत में आएंगी तो स्थानीय कोर्ट्स में, जिले, राज्य या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले स्थानीय भारतीय अधिवक्ता अपने आप को निश्चित तौर पर हाशिए पर खड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि विदेशी लॉ फर्मों को ना तो भारतीय संस्कृति, ना तो भारतीय सभ्यता और ना ही भारतीय संस्कारों की किसी भी प्रकार की जानकारी होना लाजमी है। ऐसे में उनका पूरे का पूरा जो मनोयोग होगा, पूरे का पूरी उनकी जो उनका डेडिकेशन होगा, वो केवल और केवल अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल वैल्यूज के लिए होगा। जबकि भारतीय न्याय प्रणाली में मानवीय मूल्यों का बहुत बड़ा रोल है। भारतीय संविधान में बहुत सारे सिद्धांतों में से एक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का भी है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम दैट यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। मतलब आप किसी भी उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, अर्थात जिसे आप सीधे नहीं कर सकते उसे घुमाकर भी नहीं कर सकते। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका संविधान की मौलिक संरचना है और इसे किसी भी छद्म विधायन के द्वारा, किसी भी कलरेबल लेजिस्लेशन के द्वारा तोड़ने का या नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसा प्रयास जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा पैदा करता हो, वो संविधान से द्रोह है। धन्यवाद।